Hit subscribe button and don't forget to press the bell icon for regular updates. दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है सी जसमीत सिंह अरोड़ा और मैं आज आप लोग के लिए लेकर आया हूं वैल्यू ऑफ सप्लाई का रिवीजन क्लास। इसी तरीके से मैं और भी टॉपिक्स का रिवीजन क्लास लेकर आऊँगा। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल ज्वाइन नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, ताकि मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट डिलीवर करूं। चलिए, मैं ज़्यादा बातें नहीं करूंगा, आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करूंगा। फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का रिवीजन टॉपिक वैल्यू ऑफ सप्लाई। जो भी इस वीडियो में शीट का इस्तेमाल हुआ है, दैट शीट इज़ अवेलेबल इन प्रोफेशनल पॉइंट एंड्रॉयड ऐप, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको और फ्री स्टडी मटेरियल चाहिए, अच्छा मटेरियल चाहिए, तो इस ऐप को डाउनलोड करिए। हमारे इस ऐप में मॉक टेस्ट पेपर्स भी हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं आपके लिए। उसको भी डाउनलोड करके आप यूज़ कर सकते हैं नवंबर 19 और दिसंबर 19 के एग्जाम्स के लिए। बिल्कुल इसका फ़ायदा उठाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। आइए स्टार्ट करते हैं अपना क्लास विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। आइए स्टार्ट करते हैं। वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या है सर? ये वैल्यू ऑफ सप्लाई, ये समझने से पहले ये समझते हैं हमें इसकी ज़रूरत क्यों है। देखिए, जीएसटी कैलकुलेट करने के लिए वी नीड टू एलिमेंट्स। वन इज वैल्यू एंड द अनदर वन इज रेट। ये जो जीएसटी का रेट होता है, ये बच्चों अपने को एनेक्जर में अवेलेबल हो जाता है। और ये जो वैल्यू होती है, इसी के लिए हमें पढ़ना पड़ता है सेक्शन नंबर 15, जो कि है वैल्यू ऑफ सप्लाई। ठीक है, इसमें अराउंड 5 सब सेक्शंस हैं, जिसमें कुछ वैल्यूएशन रूल्स भी हैं जो कि आपके लिए, मतलब सीए इंटर के लिए इसे रिमूव कर दिया गया है। सीए इंटर में आपसे वैल्यूएशन रूल्स के ऊपर क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। वैल्यूएशन रूल्स विल बी आस्क्ड इन सीए फाइनल ओनली। तो अपने को यहाँ पर बस बेसिक सी 3 सबसेक्शंस पढ़ने हैं, सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2 एंड सबसेक्शन 3। इन 3 सबसेक्शन के अंदर ये पूरा चैप्टर समाया हुआ है, सीए इंटर वालों का और आईपीसीसी वालों का। इसका सबसेक्शन 1 आपसे कहता है कि द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ शैल बी द ट्रांजैक्शन वैल्यू। आपकी जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है वही आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई बनेगी, लेकिन ट्रांजैक्शन वैल्यू मस्ट सेटिस्फाई फॉलोइंग कंडीशंस। ट्रांजैक्शन वैल्यू को कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करनी होंगी। पहली कंडीशन है द ट्रांजैक्शन हैज बीन टेकन प्लेस बिटवीन द पर्संस हु आर नॉट रिलेटेड। अगर आप रिलेटेड पर्संस के बीच में ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ सप्लाई नहीं बनेगी। फिर हमें वैल्यूएशन रूल्स का सहारा लेना पड़ेगा, हेल्प लेना पड़ेगा वैल्यू ऑफ सप्लाई फाइंड करने के लिए। और दूसरा कह रहा है द प्राइस बीइंग द सोल कंसीडरेशन। दो कंडीशन, दैट बायर एंड सेलर, और यू कैन से सप्लायर एंड recipients आर नॉट रिलेटेड, एंड द सेकेंड वन इज that the price which the recipient has paid to the supplier is the sole consideration. For example, X ने गुड्स सेल करे हैं Y को, X ने गुड्स सोल्ड किए हैं Y को फॉर रुपीज 10,000। तो सर ये जो 10,000 है, ये है ट्रांजैक्शन वैल्यू, और यही वैल्यू ऑफ सप्लाई बना दी जाएगी अगर X एंड Y रिलेटेड नहीं है और Y ने रुपीज 10,000 के अलावा X को कोई और पेमेंट ना किया हो। सबसेक्शन 2 कहता है ट्रांजैक्शन वैल्यू शैल इंक्लूड। इस 10,000 में क्या क्या चीजें इंक्लूड रहेंगी? एनी टैक्सेस, ड्यूटीज, सेसेस, फीस, चार्जेस levied under any law for the time being in force except under the goods and service tax if charged separately by the supplier। तो कह रहा है कि अगर इस 10,000 के अलावा, इस 10,000 के अलावा सप्लायर ने कोई टैक्स, सेस, फी, चार्जेस लेवी करे हैं तो उसे भी हम ऐड कर देंगे ट्रांजैक्शन वैल्यू में। लेकिन अगर वो टैक्स जीएसटी लॉ का टैक्स है, यानी कि सर वो अगर सीजीएसटी है, एसजीएसटी है, यूटीजीएसटी है, आईजीएसटी है, कंपनसेशन सेस है,
तो उसे इंक्लूड नहीं करना है, एक्सेप्शन में डाल दिया है। तो ट्रांजैक्शन वैल्यू में किसी भी प्रकार का, किसी भी टाइप का कोई भी टैक्स रहेगा वो इंक्लूड किया जाएगा, लेकिन अगर वो टैक्स जीएसटी का होगा तो उसे अपन इंक्लूड नहीं करेंगे। दूसरा इंक्लूजन्स जो दिया है वो दिया है एनी अमाउंट दैट द सप्लायर इज लायबल टू पे, एनी अमाउंट दैट सप्लायर इज लायबल टू पे इन रिलेशन टू सच सप्लाई बट which has been incurred by the recipient of the supply। ठीक है, मतलब कोई सप्लायर की ऑब्लिगेशन थी, उस सप्लायर की ऑब्लिगेशन को रिसिपिएंट ने मेट कर लिया, एंड विच इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल फॉर द गुड्स और सर्विस और बोथ, तो उसे भी आप क्या कर लो, ऐड कर लो। फॉर एग्जाम्पल एक्स ने सप्लाई किए गुड्स टू वाई, फॉर ₹10,000 and agrees to bear freight charges for delivery of goods। ठीक है, तो x ने कहा y से कि y भाई मैं तेरे को 10,000 रुपए में गुड्स दे दूंगा और तेरे पास गुड्स डिलीवर करने का जो खर्चा आएगा वो मैं बियर करूंगा। x कह रहा है y से तेरे पास गुड्स पहुंचाने का जो खर्चा आएगा वो मैं बियर करूंगा, लेकिन जब गुड्स डिलीवर किए गए तो y ने पे किए फ्रेट चार्जेस से ₹500 ऑन बिहाफ ऑफ x, क्योंकि ये 500 रुपए पे करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी x का था, लेकिन x इसे पे नहीं कर रहा है, इसे पे कौन कर रहा है, इसे पे कर रहा है y, और x ने जो बिल दिया है उसमें इस चार्जेस को इंक्लूड नहीं किया है। तो एक्ट क्या कहता है, 15(2) क्या कहता है, 15(2) कहता है कि ये जो फ्रेट के चार्जेस हैं 500 रुपए के, इसे आप ट्रांजैक्शन वैल्यू में इंक्लूड कर दो, यानी कि आपकी जो वैल्यू ऑफ सप्लाई होगी वो 10,000 प्लस 500, यानी कि 10,500 होगी, और इस अमाउंट पे जीएसटी आपका लेवी किया जाएगा। ठीक है, पहला इंक्लूजन कहता है कि अगर कोई टैक्सेस फी फाइन लगाया गया है तो उसे इंक्लूड कर दो, लेकिन वो टैक्स फी फाइन जीएसटी का नहीं होना चाहिए। और दूसरा पॉइंट कह रहा है कि अगर सप्लायर के बिहाफ पे रिसिपिएंट ने कोई पेमेंट कर दी, और यू कैन से इफ रिसिपिएंट हैज टेकन द ऑब्लिगेशन ऑफ सप्लायर देन दैट अमाउंट विल आल्सो बी एडेड टू द ट्रांजैक्शन वैल्यू if not charged separately by the if not included by the supplier। तीसरा पॉइंट कहता है incidental expenses including commission, packing charged by the supplier to the recipient of supply, and important चीज आ रही है, any amount charged for anything done by the supplier in respect of the supply of goods or service or both at the time of और बिफोर द डिलीवरी ऑफ गुड्स और सर्विस। देखिए, कह रहा है कि किसी भी प्रकार का कोई भी इंसिडेंटल एक्सपेंस अगर रिकवर किया है आपके सप्लायर ने, तो उसे हम क्या करेंगे, उसे भी हम ट्रांजैक्शन वैल्यू का पार्ट बना देंगे। लेकिन इस चीज का ध्यान रखना है कि ये जो पैसा, ये जो एक्सपेंसेस का चार्ज रिकवर किया गया है वो डिलीवरी देते वक्त या डिलीवरी देने से पहले लिया गया है। अगर आफ्टर डिलीवरी कोई चार्जेस लिए गए हैं तो वो वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट नहीं बनेंगे, दैट विल बी द पार्ट ऑफ डिफरेंट सप्लाई। फॉर एग्जाम्पल एक्स ने सोल्ड किया है एसी टू वाई फॉर ₹25,000 एंड चार्ज्ड
1000 सेपरेटली फॉर इंस्टॉलेशन, और उसने 1000 रुपए अलग से चार्ज कर लिए इंस्टॉल करने के, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या रहेगी? वैल्यू ऑफ सप्लाई रहेगी सर 25,000 का जो एसी दिया, प्लस 1,000 रुपए जो इंस्टॉलेशन के चार्जेस ले लिए, 26,000 विल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई। और कौन कौन से एग्जाम्पल है जो आपके इस इंसिडेंटल एक्सपेंसेस में आ सकते हैं? इसमें पैकिंग का चार्ज आ सकता है, इसमें आपका डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट आ सकता है, इसमें इंस्पेक्शन चार्ज आ सकता है, इसमें टेस्टिंग चार्ज आ सकता है, इसमें फ्रेट चार्जेस आ सकते हैं। ये सब इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें किसी भी नाम से आई एम रिमाइंडिंग यू, किसी भी नाम से अगर सप्लायर रिसिपिएंट से पैसा रिकवर कर रहा है तो उसे अपन को क्या करना है? उसे अपन को वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बना लेना है। अगला पॉइंट आता है इंटरेस्ट और लेट फी और पेनल्टी फॉर द डिलेड पेमेंट ऑफ एनी कंसिडरेशन फॉर एनी सप्लाई। तो अगर आपने रिसिपिएंट से लेट पेमेंट चार्जेस रिकवर करे हैं, लेट पेमेंट इंटरेस्ट रिकवर किया है, लेट पेमेंट पेनल्टी रिकवर करी है, तो इस इंटरेस्ट पेनल्टी चार्जेस को भी वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बना दिया जाएगा और उस पर भी जीएसटी लेवी कर दिया जाएगा। आसान सा है, मैं इसलिए डीप में नहीं जा रहा हूं। अगला पॉइंट कहता है सब्सिडीज डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस एक्सक्लूडिंग सब्सिडीज प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट। तो अगर आपको सब्सिडी मिल रही है तो वो सब्सिडी को भी वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बना दिया जाएगा, लेकिन सब्सिडी वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट नहीं बनेगी अगर वो सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी है या फिर वो सब्सिडी स्टेट गवर्नमेंट ने दी है। तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा अगर थर्ड पर्सन से आपको सब्सिडी रिसीव हुआ है और उसे आपने अपने प्राइस में रिड्यूस कर रखा है, तो उसे एड बैक करवाया जाएगा, इंक्लूड किया जाएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, टोटल देयर आर 5 इंक्लूजन्स। पहला, मेरे साथ साथ रिपीट करिएगा, पहला टैक्सेस, दूसरा इंसिडेंटल चार्जेस, तीसरा अमाउंट which is met by the recipient on behalf of the supplier, चौथा किसी भी टाइप का इंटरेस्ट, लेट फी, पेनल्टी अगर आपने रिकवर किया है फॉर द लेट पेमेंट ऑफ अमाउंट, एंड द लास्ट वन इज सब्सिडी जो रिसीव हुई है थर्ड पार्टी से, उसे भी आप इंक्लूड कर देंगे। लेकिन अगर सब्सिडी रिसीव हुई है सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट से तो उसे अपन इंक्लूड नहीं करेंगे। वेरी गुड। चलिए, लास्ट सब सेक्शन आता है, क्या इंक्लूड नहीं किया जाएगा? द वैल्यू ऑफ सप्लाई शैल नॉट इंक्लूड एनी डिस्काउंट विच इज गिवन बिफोर और एट द टाइम ऑफ द सप्लाई इफ सच डिस्काउंट हैज बीन ड्यूली रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस इशूड इन रिस्पेक्ट ऑफ सच सप्लाई। तो अगर आपने डिस्काउंट दिया है डिलीवरी से पहले या फिर डिलीवरी देते वक्त, तो इफ द डिस्काउंट हैज बीन गिवन बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई देन इट विल नॉट बी फॉर्म द पार्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ सप्लाई इफ दिस डिस्काउंट हैज बीन ड्यूली रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस। फॉर एग्जांपल, एक्स ने वाई को गुड्स बेचे, एक्स ने वाई को गुड्स बेचे और इनवॉइस इशू किया, इनवॉइस नंबर 101, और इनवॉइस नंबर 101 का जो वैल्यू था वो था ₹1 लाख, और 1 लाख में उसने डिस्काउंट माइनस करवाया ₹10,000, वैल्यू बची ₹90,000। तो एक्ट हमसे कहता है कि आप जो लगाएंगे जीएसटी एट द रेट ऑफ 12%, वो 1 लाख रुपए का नहीं लगाएंगे, वो 90,000 रुपीज़ का लगाएंगे, यानी कि ₹10,800। आपका जो टोटल इनवॉइस वैल्यू होगा दैट विल बी 1,08,000। कहने का मतलब, अगर डिस्काउंट दिया जा रहा है और उसे इनवॉइस पे रिकॉर्ड कर दिया जा रहा है तो उसे हम वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट नहीं मानेंगे। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि आपने डिस्काउंट दिया है आफ्टर द सप्लाई हैज बीन इफेक्टेड, सप्लाई हो चुकी है और बाद में आपने डिस्काउंट दिया है। ये कैसा डिस्काउंट होता है सर? सर ये ऐसा डिस्काउंट होता है कि हमने जब इनवॉइस रेस किया, जब हमने इनवॉइस नंबर 201 रेस किया तो हमने वैल्यू चार्ज किया से ₹1 लाख, हमने जीएसटी भी लगाया 1 ही लाख पे एट द रेट ऑफ 12%,
12,000, टोटल वैल्यू बनी 1,12,000। ये जो था ये क्रेडिट था, क्रेडिट पीरियड था पेमेंट करने का से 30 डेज, लेकिन पेमेंट जल्दी कलेक्ट करने के लिए हमने डिस्काउंट ऑफर निकाला हुआ है। पेमेंट जल्दी कलेक्ट करने के लिए हमने डिस्काउंट ऑफर निकाला हुआ है और हमने कहा कि अगर आप हमें पेमेंट कर देंगे, अगर आप पेमेंट कर देंगे इन 10 डेज, तो हम आपको डिस्काउंट दे देंगे 5% का। अब देखिए, जब हमने सप्लाई की तो हमें ये नहीं पता कि रिसिपिएंट अपने को 10 डेज में पेमेंट करेगा कि नहीं करेगा, इसलिए हम डिस्काउंट को पहले से इनवॉइस में रिफ्लेक्ट नहीं कर सकते। इस केस में डिपार्टमेंट कहता है कि अगर आपने सप्लाई पूरी होने के बाद डिस्काउंट दिया है तो ये डिस्काउंट वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट नहीं बनेगा। अगर ये डिस्काउंट एज पर एग्रीमेंट था, सच डिस्काउंट इज एस्टैब्लिश्ड इन टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू एट और बिफोर द टाइम ऑफ सच सप्लाई एंड स्पेसिफिकली लिंक्ड टू द रिलेवेंट इनवॉइसेस। तो भैया ये जो था वो एग्रीमेंट था, क्योंकि जब इनवॉइस इशू करी गई थी तो इनवॉइस पे ही हमने ये नोट लिखा हुआ था और इस पे रिसिपिएंट ने भी अपने साइन किए थे और इस पे सप्लायर ने भी अपने साइन किए थे, यानी कि ये एज पर एग्रीमेंट था और ये स्पेसिफिकली उसी इनवॉइस का है जिसके लिए डिस्काउंट दिया जा रहा है, दैट इज इनवॉइस नंबर 201। अब कह रहा है दूसरा पॉइंट, ITC as is attributable to the discount on the basis of document issued by the supplier has been reversed by the recipient of supply। तो recipient of supply ने डिस्काउंट के पोर्शन का, तो अपन डिस्काउंट कितने का दे रहे हैं, अपन डिस्काउंट दे रहे हैं 5% का, तो आप डिस्काउंट दे रहे हैं 5% का, 5% का डिस्काउंट 1 लाख का होता है 5,000 और इस 5,000 का जो जीएसटी होता है वो होता है 600 12% के हिसाब से, क्योंकि 12% का टैक्स लगा था। तो एक्ट कह रहा है कि पहली बात, ये डिस्काउंट हम वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट तब नहीं बनाएंगे जब ये एज पर एग्रीमेंट हो और स्पेसिफिकली उसी इनवॉइस से लिंक हो जिसके लिए डिस्काउंट दिया जा रहा है। दूसरी बात ये बोलता है कि डिस्काउंट वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट नहीं बनेगा प्रोवाइडेड रिसिपिएंट इस डिस्काउंट का ITC, इस डिस्काउंट के ऊपर जो टैक्स है उस टैक्स के पैसे को अपनी बुक्स में से रिवर्स कर दे। तो अपन उसको डिस्काउंट दे रहे हैं 5,000 का, 5,000 का जीएसटी निकलता है 600। इस 600 रुपए का ITC अगर रिसिपिएंट रिवर्स कर देता है तो उस केस में ये डिस्काउंट वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट नहीं बनेगा। लीजिए सर, आपका ये चैप्टर हो गया है कंप्लीट। कुछ है ही नहीं इस चैप्टर में, बस केवल 3 सबसेक्शंस थे जो अपन ने कर लिए। चलिए आइए फटाफट से एग्जाम्पल देखते हैं और वैल्यू ऑफ सप्लाई फाइंड करने की कोशिश करते हैं। XYZ Private Limited has provided the following particular relating to the goods sold by it to the Star Private Limited. लिस्ट प्राइस एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस एंड डिस्काउंट 50,000 रुपए का लिस्ट प्राइस है, ठीक है सर। टैक्सेस लेवीड बाय द म्युनिसिपल अथॉरिटी ऑन द सेल ऑफ सच गुड्स। देखिए ये टैक्सेस किसने लगाए हैं, म्युनिसिपल अथॉरिटी ने लगाए हैं और अभी अभी हमने इंक्लूजन पढ़ा है 15(2) का, और 15(2) कहता है कोई भी टैक्सेस होंगे वो वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बन जाएंगे, यानी कि इस लिस्ट प्राइस में ये वाले 5,000 रुपीज ऐड कर दिए जाएंगे। पैकिंग चार्जेस नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइस अबव, अभी अभी आपने इंक्लूजन में पढ़ा किसी भी टाइप का इंसिडेंटल एक्सपेंस होगा तो वो भी ऐड कर दिया जाएगा। XYZ प्राइवेट लिमिटेड हैज रिसीव्ड द सब्सिडी फ्रॉम एन NGO। सब्सिडी किससे मिली है, NGO से मिली है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से मिलती तो वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट नहीं बनती। द प्राइस ऑफ ₹50,000 ऑफ द गुड इज आफ्टर कंसीडरिंग द सब्सिडी। आफ्टर कंसीडरिंग मतलब कि लिस्ट प्राइस में से ऑलरेडी सब्सिडी क्या है, डिडक्टेड है। तो ये सब्सिडी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की होती तो हम डिडक्टेड ही रहने देते, लेकिन ये सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की नहीं है, ये सब्सिडी NGO ने दी है, हम इसे भी क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। फिर लिखा है कि XYZ लिमिटेड ने 2% का डिस्काउंट दिया है ऑन द लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड विच इज रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस फॉर द गुड्स। चलिए 15(3) का
बात पूरा हो गया कि आपने डिस्काउंट दिया और आपने डिस्काउंट को भी इनवॉइस पे रिकॉर्ड करा। लिस्ट प्राइस का 2% यानी कि 2% ऑफ रुपीज़ 50,000। तो 2% ऑफ रुपीज़ 50,000 अगर हम निकालेंगे तो आएगा 1,000। ये 1,000 हमें क्या करना है, डिडक्ट करना है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द टैक्सेबल सप्लाई मेड बाय द XYZ प्राइवेट लिमिटेड। चलिए सर आसान है। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई जब आप निकालेंगे तो 50,000 में आप प्लस कर देंगे 5,000, प्लस कर देंगे आप 1,000, प्लस कर देंगे आप 2,000 और माइनस कर देंगे आप 1,000। रिजल्ट विल बी 57,000। और आपसे जीएसटी पेबल मांगा जा रहा है कि अगर सीजीएसटी भी 10% है और एसजीएसटी भी 10% है तो सीजीएसटी जो आपको देना पड़ेगा वो देना पड़ेगा 57,000 का 10%, दैट इज 5,700। और एसजीएसटी आपको देना पड़ेगा 57,000 का 10%, दैट इज अगेन 5,700। ओके, कोई आईटीसी आपके पास नहीं है। अगर आईटीसी होता तो हम इस आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में से उसको डिडक्ट कर लेते। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं, फिर पैकअप करेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई एज पर प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 15 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। ये वाला क्वेश्चन मैं पहले बता दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी आने के अच्छे चांसेस हैं इस क्वेश्चन के। वैल्यू ऑफ द मशीन इंक्लूडिंग, सर जी ये क्या लिख दिया इसने, इस 15 लाख में 12% जीएसटी इंक्लूडेड है। और अभी अभी इंक्लूजन्स में हमने पढ़ा था कि किसी भी टाइप के टैक्सेस इंक्लूड होंगे लेकिन जीएसटी का कोई भी टैक्स इंक्लूड नहीं होगा। तो हमें इस 50 लाख में से जीएसटी की अमाउंट को हटाना पड़ेगा, तब जाके हमारे पास क्या आएगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई। आगे कह रहा है द इनवॉइस वैल्यू इंक्लूड्स द फॉलोइंग। इस 15 लाख में और क्या क्या है, टैक्सेस चार्ज सेपरेटली बाय द सप्लायर, ये इंक्लूजन का पार्ट है और ऑलरेडी इंक्लूडेड है तो हमें इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं करना है। वेटमेंट एंड लोडिंग चार्जेस इंसिडेंटल एक्सपेंसेस हैं और ये ऑलरेडी वैल्यू में इंक्लूडेड हैं तो हमें इसे कुछ भी नहीं करना है। अगर ये इंक्लूडेड नहीं होते तो हम इनको ऐड बैक कर देते। कंसल्टेंसी चार्जेस इन रिलेशन टू प्री इंस्टॉलेशन प्लानिंग, फिर से इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, कोई भी एक्सपेंस किसी भी नाम से फॉर एनीथिंग डन विल बी इंक्लूडेड। अगेन ये 10,000 15 लाख में ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं, इनका हम कुछ नहीं करेंगे। टेस्टिंग चार्जेस इंक्लूडेड हैं, कुछ नहीं करेंगे। इंस्पेक्शन चार्जेस इंक्लूडेड हैं, कुछ नहीं करेंगे। ये इंक्लूजन्स हैं और ये ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं। ये इंक्लूजन्स हैं और ये ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं, इसीलिए इनका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं किया जा रहा है। ठीक है, अगर ये एडेड नहीं होते तो हम इन्हें ऐड करते। फिर कह रहा है अदर इंफॉर्मेशन, सब्सिडी फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर सेटिंग अप ऑफ द फैक्ट्री इन द बैकवर्ड रीजन, तो 51,000 की हमें सब्सिडी मिली है, इसका भी हम कुछ नहीं करेंगे। सब्सिडी हमें रिसीव हुई है थर्ड पार्टी से तो इसे हम ऐड बैक कर देंगे। ट्रेड डिस्काउंट जो हमने इनवॉइस में शो किया है इसे अपन माइनस कर देंगे। चलिए करके देखते हैं क्या आ रहा है। आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई आएगी 15 लाख, सॉरी वैल्यू ऑफ सप्लाई इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी आएगी 15 लाख रुपीस प्लस 50,000 रुपीस माइनस 24,000 रुपीस। इट विल कम अराउंड 15 लाख प्लस 50, 1550 माइनस 24, 15 लाख 26,000। अब ये जो वैल्यू आई है दिस वैल्यू इज इंक्लूसिव, तो आप वैल्यू ऑफ सप्लाई एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी जब निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, इस 15,26,000 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और जीएसटी का रेट था क्वेश्चन में 12%, तो आप इसको 100 प्लस रेट यानी कि 100 प्लस 12 से डिवाइड कर लेंगे। सॉल्व कर लीजिएगा, आपके पास आ जाएगा आंसर। ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं, विदा लेते हैं आपसे।
जल्दी मिलेंगे दूसरे ही किसी जीएसटी के टॉपिक के रिवीजन के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। कोई भी डाउट हो बेझिझक व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, मैं हूँ आपके साथ। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।